बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हमारा जो डिस्कशन था, पढ़ाई की, वो एक सीधी लाइन में चलने वाले पार्टिकल्स की सीधी लाइन में कोई चल रहा है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे सवाल। और सीधी लाइन वालों में कुछ गिनी चुनी प्रश्न है जिनका यूज करो और कहीं कहीं पे अपन को दिमाग लगाना होता है। दिमाग लगाने वाले सवाल खास तौर से ऐसे सवाल होते हैं जिसमें पलट के आता है पार्टिकल, वो जाके वापस आएगा तो उसमें इनको प्रोजेक्टाइल की शीट मिलती है। प्रोजेक्टाइल मोशन अभी तो एक वेरी तो नहीं, जरा बता दो अगर छपके आ गई हो तो आज दे दो और नहीं आई हो तो अगली क्लास में जरूर मंगा के देना, क्योंकि मेरा तो टॉपिक चालू नोट है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्ट्रेट लाइन वाला अपना केस था, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें टू डायमेंशनल पार्टिकल जाएगा, मतलब एक्स में भी चल रहा है वाई में भी चल रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट उसके बदल रहे हैं। बट we will be able to study it very easily on the background of whatever we have studied in the earlier chapter. तो एक्चुअली किसी भी चीज को हम अगर ऐसे हवा में फेंक देते हैं तो उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन यही है। प्रोजेक्टाइल यानी कि किसी चीज की एनीथिंग thrown in air only acceleration is g, केवल g उसका एक्सेलरेशन है। एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब नेगलेक्ट कर दिया हमने, है ना। एक्सेलरेशन केवल g के बराबर है। That is called projectile and its motion projectile motion। Anything thrown in air, इसका एक्सेलरेशन g है और इसका जो एक्सेलरेशन है g के बराबर होगा। कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मानेंगे, हवा का रेजिस्टेंस होता है ना, हवा रोकती है चीजों को चलने से, वो सब नहीं, बस फ्री फॉल वाली स्थिति। तो किसी भी चीज को चाहे कैसे फेंक दो, सीधे फेंक दो, नीचे फेंक दो, टेढ़ा फेंक दो, उस चीज का नाम प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल का हम वो केस पढ़ेंगे फर्दर assumptions in study। हम किन assumptions के तहत इसको पढ़ने वाले हैं। एक तो G यूनिफॉर्म, इनिशियल वेलोसिटी मच स्मॉलर देन एस्केप वेलोसिटी है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। थीटा का मतलब ये G का डायरेक्शन इधर है ना। इनिशियल वेलोसिटी वाले ये जो केस है ना, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 नहीं होना चाहिए। इस वाले केस को तो पढ़ चुके हैं हम, ये तो स्ट्रेट लाइन वाला केस है, तो सीधी लाइन में जाता है। इस केस को छोड़ के बाकी केस हम लोग स्टडी करेंगे। ये क्या लिखा रहता है यहाँ पर, एनीथिंग थ्रोन इन एयर दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। बस यही इसकी डेफिनेशन है। आगे वेरी गुड, नॉट डेफिनेशन की जहां तक बात है, अगर तुम इसकी पहले खोल के देखोगे ना, तुमको एकदम लगेगा कि अरे सब ने गलत डेफिनेशन है। अब देखो पेज नंबर 1 पे, प्रोजेक्टाइल इज एनी पार्टिकल थ्रोन एट एन एंगल अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री with net acceleration vector projectile is any particle which is thrown with u
वो उसमें बोल दिया जीरो मोमेंटम को छोड़ के। तो एक्चुअली स्टडी अपन ये वाला करते हैं, है ना। अब क्या कुछ किताबों में डेफिनेशन ऐसे लिख रखी है कि जीरो मोमेंटम छोड़ दो, और कुछ किताबों में ऐसे लिख रखी है। मैं भी इसको सही मानता हूँ, इस वाले डेफिनेशन किताब में तुमको कई बार किताब वाले डेफिनेशन बता देंगे, बट यू शुड नॉट वरी, कहीं भी तुमको कोई डेफिनेशन फंसाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी। हाँ, समझा? ये समझा कि जी यूनिफॉर्म होना चाहिए, जी वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। और ऐसा होने के लिए अब बंद कर दो शीट को, ऐसा होने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है ना पार्टिकल की, इस इनिशियल वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी से कम होना चाहिए। ये चीज होने के लिए एस्केप वेलोसिटी को इससे कम होना। एस्केप वेलोसिटी क्या होती? इतनी वेलोसिटी से किसी चीज को फेंके कि वापस वेलोसिटी ना आए, उसको एस्केप वेलोसिटी। हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जिस वेलोसिटी से किसी चीज को फेंक रहे हैं वो इससे बहुत कम है। प्रैक्टिकली बात सकते किसी चीज को फेंक कर वापस आती है ना। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल इतनी हाइट तक जाता है कि उतनी दूर तक हम जी की वैल्यू कांस्टेंट ले सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई तक कोई चीज जाती है ना, तो हमने पढ़ा होना नाइन में कि जैसे जैसे अर्थ से ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे जी की वैल्यू कम हो जाती है, जी की वैल्यू घटती रहती है। तो उस तरह से हम मान रहे हैं कि भाई हम तो इतनी दूरी तक काम कर रहे हैं कि जी की ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जो प्रैक्टिकली सही। ऐसा होता है किसी भी चीज को फेंकोगे तो बस जाएगी कोई चीज, लेकिन फिर भी असम्पशन बताना जरूरी है कि भैया इन असम्पशनों में हम काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये जमीन है, इसको हम कहते हैं हाउस होल्डर। इस जमीन के साथ कुछ एंगल बनाते हुए हमने किसी चीज को फेंका, थीटा एंगल बना, जमीन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए किसी चीज को हमने फेंका। फेंकन करने में मुझे पेन फेंकना तो यूं फेंकूंगा, उधर फेंकना तो यूं फेंकूंगा, ऐसे यूं फेंकूंगा, तो उसकी वेलोसिटी का कुछ एंगल इसके साथ है। अपना प्रैक्टिकल अनुभव हमें तो क्या बताता है, जब किसी भी चीज को फेंकेंगे तो ऐसे करके एक कर्व में वो जाती है वापस नीचे आ जाती है। तो इस चीज को हम फेंकते हैं तो कुछ कुछ इस तरह से ये चीज चलती है, उधर से यूं आ जाती है नीचे, है ना। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपना, कैसे करके कोई चीज जाती है। अगर हम उसका फोटो खींचेंगे ना एकदम, तो हर पॉइंट को जोड़ते जोड़ते कर्व बनाएंगे। हम यहाँ खड़े होकर फोटो खींचने बराबर बहुत सारे फोटो खींचते हैं, यहाँ सामने खाने में 100 फोटो खींचते हैं, वो सारी पोजीशन को जोड़ते हुए ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा बनता है। तो इसमें अब ये ऐसा क्यों बना, इसकी इक्वेशन क्या है, वो सब हम दिखाते हैं। लेकिन बहुत ही इस चीज का एनालिसिस करने के लिए हमें ऐसे एक्स और वाई मानने पड़ेंगे और इसकी मोशन को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स के अलावा अलग से, वाई डायरेक्शन में अलग से। एक्स और वाई दिशाओं में अलग अलग इसको स्टडी करेंगे, फिर पूरा कंबाइन कर देंगे। क्योंकि अपने को एक डायमेंशन में पढ़ना आता है, पढ़ाई जो ये कि भाई एक्स में पार्टिकल कैसे चलता है, वाई में कैसे चलता है, इंडिविजुअली अपन स्टडी करना चाहते हैं। इन एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्स मतलब इधर, वाई मतलब इधर, 0 है ना, ये एक्स बराबर 0। क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी चीज पे एनर्जी ऐसे लगता है, जिधर फोर्स लगता है उधर एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी फोर्स वर्टिकल में लगेगा, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। समझ आ गई बात? x बराबर 0 क्यों हुई? समझ आ गया ना?
मैं पूछ नहीं रहा हूं, तुम नहीं बताओ हां यस तो क्लियर, वेरी गुड, बेटर। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात को समझने में? इट इज वेरी सिंपल। जिधर फोर्स लगता है उधर एक्सेलरेशन होता है, जिधर फोर्स नहीं लगेगा उधर एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक से जीरो। अब अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। जब उधर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। कितनी वैल्यू होगी उस वेलोसिटी की? अपन कंपोनेंट करना सीख चुके हैं वेक्टर वाले फॉर्म में। इस u का इधर कंपोनेंट होगा और इधर होगा जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी, उस इनिशियल वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट u cos थीटा है, इधर u sin थीटा है। तो चूंकि vx को कांस्टेंट रहना है इसलिए ये उतना ही होगा जितना ये स्टार्टिंग में है ना, जितना ही शुरू में है उतना ही ये हमेशा रहेगा। ये वेलोसिटी होगी। अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट लिखना हो, 0 0 तो शुरू हुआ, किसी भी टाइम पे x डायरेक्शन में कितना चल गया होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि ये कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए सीधे टाइम से मल्टीप्लाई करो। किसी भी टाइम पे इसका x कोऑर्डिनेट आ, अबे चाहे कहीं भी हो इसका x कोऑर्डिनेट आ चुका है। तो जब ये यहां से चला तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तुम इसको दो अलग अलग डायरेक्शनों में देखो, x में भी आगे बढ़ रहा है y में भी जा रहा है। अब इसकी y डायरेक्शन की बात करते हैं। y में क्या हुआ? एक्सेलरेशन किधर? नीचे, माइनस जी लिख सकते हैं। इसलिए वेलोसिटी इसकी चेंज हुई, v y बराबर u sin थीटा माइनस g। प्लस लगा देता हूं, माइनस लगा v बराबर u प्लस ab। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे, ये पॉजिटिव प्लस ये माइनस g होगी। तो जो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है ना इसकी, वो क्या होगी? समय के साथ कम हो जाएगी और कभी ना कभी जीरो भी होगी। तो मैं अब वो नया डायग्राम बनाऊंगा। स्टार्टिंग में ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये उसका थीटा है। tan थीटा इज इक्वल टू ये vx है, ये vy अपॉन vx। vx है कांस्टेंट, ये टाइम के साथ कम हो रहा है इसलिए tan थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी अगले मोमेंट पे। अब अगले चूंकि ऊपर वेलोसिटी तो ऊपर भी जाएगा, इधर वेलोसिटी है तो इधर भी जाएगा। तो कहां पहुंच गया भाई? मान लीजिए यहां पहुंच गया, इधर भी गया ऊपर भी गया। यहां जाके इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो उतना ही है लेकिन y छोटा हो गया, y छोटा तो थीटा छोटा हो गया। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसका एंगल ऐसे हो जाएगा। पहले ये था रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका एंगल अब छोटा हो गया और आगे जाएगा। अब आगे भी बढ़ेगा ऊपर भी जाएगा। तो ये मान लीजिए यहां पहुंच गया है ना। सपोज करो यहां केवल dx रह गया, बस dy खत्म। अब इसके बाद और ऊपर जाना, यहां से और ऊपर क्योंकि वेलोसिटी नहीं है ना, ऊपर तो चला गया जब तक थी। ये कौन सा पॉइंट है ग्राफ में? समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट। या इसकी सारी वेलोसिटी है या इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालेंगे तो जो भी किसी पार्टिकल का पाथ होता है जिस रास्ते पे भी वो जाता है उस रास्ते की टेंजेंट के अलाउंग उसकी वेलोसिटी होती है। जब हमने पढ़ा था बताया ना पॉइंट जोड़ जोड़ के टेंजेंट की दिशा में वेलोसिटी होती है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है तो इसका एंगल दिख रहा है, इसका एंगल छोटा क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे dy छोटा है। यहाँ पे जीरो क्यों हो गया एंगल उसका? सारे वेलोसिटी देखते हैं क्योंकि उसका vx y डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब x में अभी आगे बढ़ेगा, बढ़ गया ना, देखो इसके बाद x तो फिर और बढ़ा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि x वाली वेलोसिटी तो कभी कुछ हो नहीं ना, चेंज नहीं हो रहा। x में तो आगे बढ़ते चला जाएगा। अब y में क्या करेगा इसके बाद? क्योंकि वहां वेलोसिटी जीरो होगी y वाली, नीचे एक्सेलरेशन है इसलिए नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। तो यहां आके इसकी ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल है। अब ये बढ़ता जाएगा और उस रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल भी बढ़ता जाएगा। यहां पे आ गया तो यहां आने पर ये इसकी वेलोसिटी u cos थीटा है और ये पूरी की पूरी इसकी वेलोसिटी वापस से u sin थीटा हो गई।
जो ऊपर की तरफ थी ना वो उतनी नीचे होगी। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही तो नीचे आया। अपन ने जो पिछली बार पढ़ा था कि एक पार्टिकल ऐसे जाएगा वापस आएगा वापस, तो ये हो जाएगी। तो जो y डायरेक्शन में इस पार्टिकल के साथ हो रहा है वो वही है जो यहाँ पे इसके साथ हो रहा है। y डायरेक्शन यहाँ से चला, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। कौन सी जीरो होगी? y वाली वेलोसिटी। जो उसको ऊपर ले जा रही है वो वेलोसिटी घट रही है क्योंकि नीचे जीरो। ऐसे करते करते उसका यहाँ पे वापस, और इसकी रिजल्टेंट स्पीड जो है ना फिर से ये हो जाएगी, और ये वाला एंगल भी वापस थीटा हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल के साथ है। क्योंकि इसका tan थीटा बराबर जिसे वही tan थीटा आगे एंगल से ये पूरा समझाने के लिए बताया मैंने सारा एक्टिविटी। जो as far as its mathematics is concerned, ये इसकी मैथमेटिक्स x में सब चीजें निकाल सकते हो, y में एक्सेलरेशन पता है, dy पता है। अब इसका अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है क्या करोगे? y कोऑर्डिनेट u sin थीटा t माइनस या प्लस लगा हाफ माइनस gt स्क्वायर, ये इसका y। इस हम आगे सर जब मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा तो y में वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। होती है इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन y वाली इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा। y में एक्सेलरेशन क्या है? माइनस g। ये हो किसी भी टाइम में तुमको x कोऑर्डिनेट चाहिए ये से निकाल सकते हो, किसी भी टाइम में y कोऑर्डिनेट चाहिए इससे निकाल सकते हो, ये आ जाएगा। तो इसको अपन इसमें फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि इस टाइम को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे x लाएंगे तो y और x में रिलेशन आएगा। y और x में रिलेशन यू विल सी की पैराबोला कैसे दिख रहा है? t स्क्वायर है यहाँ पे, इस t की वैल्यू यहाँ से उठा के डालेंगे तो y स्क्वायर करते x स्क्वायर होगा, तो एक पैराबोला की इक्वेशन है। इसलिए ये जो पाथ है ना ये पैराबोलिक पाथ है। तो हाइट का आंसर क्या है? 7.2 एग्जिट आ 7.2 ठीक है एग्जिट 7.2 टाइम ऑफ फ्लाइट 2.4 एग्जिट तो कहां से डिवाइड होगा रेंज 38 एग्जैक्ट ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन में क्या आ रहा है
एज का आंसर 20 5 रेंज 1 टाइम 237 डिग्री लेने से फायदा होता है। आंसर डिवाइड हो जाता है, अच्छा आंसर आता है। सेकंड पार्ट नहीं बैठता किसी ने निकाली चलो निकाल
V equal to V vector 69 plus 16 plus 7. V vector पूछा था 16 कितना हो चुका है? दिस इज करेक्ट। चलो पहले में किसी को डाउट है फर्स्ट टर्म, सेकंड में ये जो 16 आई के इसमें किसी को डाउट है? 16 आई के है, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी? इसका x करेंगे तो क्या आएगा? 20 cos 37 कितना होगा? कितना होगा ये? 16 ये कितना होगा? 12। ये तो 16 ही रहेगा हमेशा x वाला, y वाला कम होता जाएगा। कम होने का एक्सेलरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी वेलोसिटी? 10। ये बराबर u प्लस a बढ़ेगी ना, नीचे एक्सेलरेशन को, इसलिए वो हो जाएगी बराबर से। तो इसके लिए अपन लगाएंगे फॉर्मूला Py बराबर Uy प्लस Ay। Uy is 12, Ay is -10, P is 1, this is 2. Py equal to 2 meter per second. R vector. This is xi plus yj. X will be 16 into 1. X कोऑर्डिनेट क्या होगा? केवल u cos थीटा into t। तो u cos थीटा 16 into 1 second plus y मास लाएंगे ut plus half ab square, u square t is 1 plus half minus 10 into 1 square. This is 16 ik plus ये jk plus 5 plus तो क्या 7 16 ik plus 7 ये इसका कोएफिशिएंट है। तो ये बहुत ही सीधा काम है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ नहीं, x वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, y में वो डायरेक्शन में जैसे लगाते समय। तीसरा मैंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट √305 कितना चुका है? दिस इज रॉन्ग। इसका आंसर है 16 ik plus 7। ये इसका आंसर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको वेक्टर में लिखना चाहिए। ये आया ना, डिस्प्लेसमेंट इज दिस। कहां से चला था? 0 0 से चला। कहां पे है? 1 सेकंड में यहां पे है। ये जो उसका पोजीशन वेक्टर है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? 0 0। फाइनल क्या है? वो जो लिखा है। तो फाइनल में से 0 0 उठाओ तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 16 स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर 256 प्लस 49, दिस इज √305। ये √305 ये उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है ना, डिस्टेंस ट्रेवल तो ये होगी एडी डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल तो इससे भी ज्यादा है। अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट t equal to 1 second is equal, क्या आंसर आएगा इसका?
पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है 1 सेकंड पर ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट इक्वल टू 1 सेकंड √305 ये सामने की बात 305 ये जो लाइन है इस लाइन की लेंथ है वो डिस्टेंस उसके ओरिजिन से कितने डिस्टेंस है उसकी ये दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन √305 okay let us find out the flow path अगला पार्ट अगला उसका हेलो हाँ जी आगे एवरेज वेलोसिटी वेरी सिंपल इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या है 16 i के प्लस 7 j के टाइम कितना 1 सेकंड हो गया फिफ्थ पार्ट एंगल ऑफ v वेक्टर विद x एक्सिस जो वेलोसिटी वेक्टर है कौन सी वेलोसिटी 1 सेकंड में जो वेलोसिटी आएगी ना उस वेलोसिटी का एंगल x एक्सिस के साथ क्या होगा पास निकालो ये इससे निकालो जो 1 सेकंड में वेलोसिटी है ना उसका कंपोनेंट इधर तो 2 है इधर 16 है ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये 2 ये 16 तो ये थीटा तो tan थीटा कितना है 2 by 16 1 by 8 इसका आंसर आ जाएगा थीटा इज tan इनवर्स 1 by 8 ठीक है एक चीज और बताओ टाइम when velocity is perpendicular to this किस टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा किस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा
1.2 सेकेंड किसका है? बाकी बच्चों ने यार 1.2 सेकेंड हाँ 16/5 कितना बच्चों ने निकाला इसका आंसर? कितना बच्चों नहीं आ रहा है, परेशान हो गए? दो वेक्टर का परपेंडिकुलर बनाना है तो ये जीरो करो ना, ये आना चाहिए दिमाग में। दो वेक्टरों को 90 डिग्री का एंगल करवाना है तो उनका परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब v को क्या लिखोगे? u तो बताया आपने, u को 16i के प्लस 12j के क्लियर। v क्या है? 16i के प्लस 12 माइनस 10tj के। किसी भी टाइम पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी दिए हो ना, आप देखते हैं इसको जीरो करना है। दैट मींस 16 256 प्लस 12 144 माइनस 120 t बराबर 0। 256 144 400 बराबर 120 t, t बराबर 400 बटा 120 10 बटा 3। टेन बाई 3 सेकेंड, 10/3 सेकेंड में किसका आया था 10/3? चल जो रेंज का फॉर्मूला है ना, अभी हमने निकाला था बड़ा सा फॉर्मूला, रेंज tan थीटा माइनस जो रेंज का नहीं सॉरी y माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं और छोटा करके, ये तुम लोगों को प्रूव करना है कि इसको ये लिख सकते हैं x tan थीटा कॉमन इनटू 1 माइनस x बाय r। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको याद रखें, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो ये अपने आप प्रूव कर सकते हैं। क्या ये 10 पर 10/3 सेकंड 2.4 में तो नीचे आ जाएगा। 2.4 सेकंड वो नीचे पहुंच गया। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, खड्डे में जाके हो जाएगा। खड्डे में होगा ओके। तो टाइम टर्म में वहां आ रहा है, बिल्कुल सही सोचा है तुमने, वेरी गुड। और ये 10/3 तो उससे बड़ा है तो खड्डे में जाके कोई यूज कर सकता है। या एक पहली मंजिल से देखेंगे तो नीचे आएगा, वहां से उधर जाके हो जाएगी उसकी वजह से। चलो मान ली अब हम ये काम करने वाले हैं खड्डे में, मतलब टावर में चढ़ के मैं एक किसी से मान लीजिए हमने किसी एच हाइट के टावर से ध्यान दीजिए चीज को। अब एच हाइट के टावर से कई प्रकार से देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, यू देख सकते हैं, यू देख सकते हैं, है ना। 5 तरीके हो सकते हैं देखने की किसी चीज को, ऐसे 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 और ऐसे। ये अपन पढ़ चुके हैं, ऊपर वाला तो नीचे वाला भी आधा उसमें गया है। आगे बच्चे तो इसमें आज अपन नहीं पढ़ेंगे, बाकी दिन ये दोनों पढ़ेंगे। अगर किसी चीज को हमने किसी टावर से देखा और कैसे देखा, हॉरिजॉन्टली, पूरी वेलोसिटी उसकी x डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहां से चला और यहां पहुंच गया, ये तो हाइट है। तो मान लीजिए अपने को h गिवन है, u गिवन, टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड r। h दे रखा है, u दे रखा है, टाइम निकालना है, r निकालना है। तो देखो टाइम कैसे निकलेगा? अप्लाई सेकंड इक्वेशन इन y डायरेक्शन, यहां से चल के यहां आया, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h डाउनवर्ड, हम नहीं हो, ये तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। इसको मैं u और u कर सकता हूं, तो वर्टिकल में h हो गया, हॉरिजॉन्टल में r हो गया। तो यहां से जाने का मतलब है y डायरेक्शन में h डिस्प्लेसमेंट होना।
नीचे की डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव मान लिया है, तो s बराबर यूपी, यू तो है नहीं वाई डायरेक्शन में, प्लस हाफ जीडी स्क्वायर p बराबर अंडर रूट 2h बाय g। समझ आया तो डाउट को दिक्कत है इसमें। उस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में y में मैंने इक्वेशन लगा दी है, h डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है ही। नाउ जिसका r है ना वो तो u into p हो जाएगा सीधे, u into p। u into p करो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको कितनी वेलोसिटी से फेंको हॉरिजॉन्टल में, टाइम इस पे डिपेंडेंट नहीं, टाइम तो इसी से डिसाइड होगा। जितनी ज्यादा जोर से फेंकोगे उतनी ज्यादा दूर जाके गिरेगा। मान लो इसके आम लटक रहा है, अब इसको आम तोड़ना है इसमें से। अब तक मैंने इसमें यहाँ से, अगर मान लो ये इस पत्थर की वेलोसिटी को एकदम आम की तरफ रखेगा तो क्या आम रुकेगा? कहाँ जाएगा वो? हाँ, इस तरफ फेंका तो वो तो यूज रहा है। क्या करना है इसको? हाँ, थोड़ा ऊपर मारे, थोड़ा अक्कल लगानी पड़ेगी, कितना ऊपर मारे, थोड़ा हिट एंड ट्राई से करना है। बस एकदम उसके तरफ निशाना बना के लगाएगा तो वो मिल जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान रखना है, हालांकि आम तोड़ने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं चाहिए। तो तोड़ने वाला को एक्सपीरियंस हो जाता है कैसे तोड़ता है।